रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नंदिनी अपनी शादी के लिए पार्लर जा रही होती है, तभी उसकी माँ रेखा आती है। अरे बाहर इतनी धूप है, तू कहाँ जा रही है इतनी धूप में? माँ मैं पार्लर जा रही हूँ। तेरी कुछ दिनों बाद में शादी है और तू ऐसे धूप में बाहर जाएगी तो तेरा रंग काला पड़ जाएगा। माँ तभी तो मैं पार्लर जा रही हूँ ताकि मेरा रंग काला ना पड़े और मैं ऐसे ही सुंदर दिखूं। पहले ही तो तूने इतनी सारी चीजें अपने चेहरे पे करवा ली है और अब भी कुछ रह गया है क्या करने को? माँ आप ये कैसी बातें कर रही हो? अरे एक नई दुल्हन का चेहरा तो इतना चमकना चाहिए कि सुहाग रात में पति भी कहे कि बस अब तो मुझसे और दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है। बस कर बेशरम लड़की, तुझे शर्म नहीं आ रही? अपनी माँ से ऐसी बातें कर रही है। माँ इसमें शर्म वाली कौन सी बात है? और मैं ये सब बातें आपसे ना करूँ तो किससे करूँगी? ठीक है, शाम को चली जाइयो जहाँ जाना है, अभी कहीं मत जा। इतनी धूप हो रही है, बाहर जाएगी तो तेरा रंग काला पड़ जाएगा और शादी में इतने दिन भी नहीं बचे हैं। माँ मैं ब्राइडल पैक के लिए जा रही हूँ, इसमें बहुत टाइम लगता है और वैसे भी मैं कौन सा पैदल जाने वाली हूँ, कैब से जाऊंगी और कैब बाहर ही खड़ी है, आराम से जाऊंगी एसी में बैठकर। हे भगवान, इस लड़की को पैसों में आग लगाने का कितना भूत लगा है। अरे पागल लड़की, इतनी दूर तो पार्लर है भी नहीं कि तुझे कैब में जाना पड़े। अब कैब वाले इतने पैसे लेते हैं, तू सुबह सुबह चली जाती ना। माँ मैं अपनी नींद पूरी कर रही थी ताकि मुझे डार्क सर्कल ना हो। मेरी शादी है तो मुझे अपनी शादी में सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखना है ना। अब आप बिना बात के टाइम मत खराब करो मेरा। हाँ हाँ जा, तुझे कोई रोक पाया है क्या जो अब रोक पाएगा? मेरा क्या है, मैं बुढ़िया एक कोने में पड़ी रहूंगी, तेरी इन करतूतों को ही समेटती रहूंगी। जाओ पार्लर जाओ। ठीक है मैं जा रही हूँ माँ, और शाम को आने में थोड़ा लेट हो सकता है। नंदनी इतना बोलकर पार्लर चली जाती है। नंदनी अपनी शादी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है और वो अपनी शादी की बहुत तैयारी भी करती है। कुछ दिनों बाद नंदनी ने अपने चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी लगाई होती है और वो अपने कमरे में बैठी होती है। तभी नंदनी का भाई मोहित आता है और नंदनी को देखकर डर जाता है। भूत? माँ यहाँ भूत है। अरे पागल है क्या तू? मैं क्या तुझे कोई भूत दिखाई देती हूँ? तू नंदनी है? अभी क्या तुझे मैं पहचान में नहीं आई? तूने अपने चेहरे पर ये क्या लगाया हुआ है? मैं क्या, तुझे तो कोई भी देख के डर जाएगा। ये मुल्तानी मिट्टी है, चेहरे को ठंडा रखती है और मेरी आँखों में थोड़ी बहुत जलन हो रही थी। पागल है क्या तू? तेरी आंखों में जलन हो रही थी तो ठंडे पानी से मुंह धो लेना चाहिए था ना। अरे अभी थोड़ी देर के लिए तो मुझे ये लगा कि मैं तेरी शादी देख ही नहीं पाऊंगा और सीधा स्वर्गवासी हो जाऊंगा। तू टेंशन मत ले, मैं तुझे स्वर्गवासी नहीं होने दूंगी क्योंकि तू तो नरकवासी है ना। इतना घटिया जोक मारा है कि हंसी भी नहीं आ रही है। हंसी तो लोगों को तेरी शक्ल देखकर आती होगी, वो लोग भी यही सोचते होंगे, आए हाय ये क्या देख लिया, इससे अच्छा तो भगवान हमें देखने की शक्ति ही नहीं देता। वो सब तो अलग बात है, लेकिन सच में हंसेंगे तो लोग तुझे देखकर बोलेंगे, क्योंकि तूने अपने मुंह का जो खूबसूरत चेहरे पर कलाकारी की हुई है ना, पूरी कार्टून लग रही है तू। साफ कर ले इसे। मेरी आंखों में जलन हो रही है, अब साफ कर लूंगी तो फिर वही शुरू हो जाएगी। इतनी ही जलन हो रही है तो बस मुंह पे ही क्यों, पूरी आंखों में भी भर लेना मुल्तानी मिट्टी। तू चुप हो जा, तुझसे किसी ने पूछा नहीं है तो क्यों बोल रहा है? नंदनी की शादी का दिन नजदीक आ जाता है और यहाँ नंदनी की आंखों में भी धीरे धीरे जलन होने लगती थी। कुछ दिनों बाद जब नंदनी की शादी का दिन आता है तो सुबह सुबह ही उसकी आंखें बहुत ज्यादा लाल हो रही थी। जब नंदनी की सहेली रुचि उसके कमरे में आती है। अरे यार रुचि देखना, मेरी आंखें अचानक से इतनी लाल क्यों हो गई? आंखों में बहुत जलन हो रही है यार। यार रुचि कुछ करना, ऐसे तो मैं अपनी शादी में नशेड़ी लगूंगी। तू पहले तो दूर हट मुझसे। आजकल इतना ज्यादा आई फ्लू चल रहा है, मुझे भी कहीं हो गया तो? अरे तुझे अपनी पड़ी है और यहाँ मेरी आंखों से बार बार पानी आ रहा है। आज मेरी शादी है, मैं अपनी शादी में ऐसे आंखें लेकर जाऊंगी, एक तो बार बार पानी आ रहा है। अब इसमें मैं क्या करूं? कोई ड्रॉप लाती हूँ, थोड़ा बहुत आराम मिल जाएगा। ड्रॉप से कुछ नहीं होने वाला है। परसों से ही मुझे आंखों में खुजली और जलन हो रही थी और आज देख शादी वाले दिन ये आई फ्लू हो गया। अब मैं क्या करूं? यार तेरी तो सच में बहुत ही खराब किस्मत है, शादी वाले दिन ही आई फ्लू हो गया। तू बार बार बता मत कि मुझे आई फ्लू हुआ है, मुझे ये बात अच्छे से पता है। अब कोई आइडिया बता कि मैं इस आई फ्लू का क्या करूं? मैं ऐसे तो अपनी शादी में नहीं जा सकती हूँ ना। एक काम कर, तू घूंघट में जाइयो,
किसी को पता नहीं चलेगा कि तुझे आई फ्लू हुआ है। अच्छा, और मेरी ब्राइडल पैक का क्या? यार मैंने इतना महंगा ब्राइडल पैक करवाया है, अगर 2-4 अच्छी फोटो नहीं ली तो क्या खाक शादी की मैंने। तुझे अपने ब्राइडल पैक की अब भी पड़ी है? देख, अगर तू इस आई फ्लू वाली आंख के साथ अपनी ही शादी में गई तो पक्का दूल्हा भाग जाएगा, और नहीं गई तो अपनी माँ की सोच क्या होगा। लेकिन यार रुचि, तू तो समझना, मैं कितनी खुश थी अपनी शादी को लेकर। तो क्या हुआ, शादी तो अब भी होगी ना, बस तू घूंघट में रही हो। अच्छा, अगर और किसी ने पूछा कि घूंघट में क्यों है तो क्या कहूँगी मैं? देख, तू ना घूंघट में अपनी शादी एंजॉय कर, बाकी सब टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दे। क्या करना है और कैसे करना है मैं देख लूंगी, अगर कोई ज्यादा ही पूछेगा तो बहाना बना दूंगी। नंदनी घूंघट में अपनी शादी करती है और शादी के बाद विदा होकर अपने ससुराल में आ जाती है। ससुराल में भी कोई नंदनी को ज्यादा तंग नहीं करता कि अपना मुंह दिखाओ, क्योंकि शादी के तामझाम में थकावट हो गई थी, इसलिए सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। नंदनी भी अपनी सुहागरात की सेज पर अपने पति मयंक का इंतजार कर रही होती है। शादी भी तो अच्छे से हो गई और ससुराल में एंट्री भी अच्छे से हो गई, अब बस ये सुहागरात अच्छे से हो जाए। कल तो मैं ये बोल सकती हूँ कि शादी में आए मेहमानों से आई फ्लू हो गया। नंदनी अपने पति मयंक का इंतजार कर रही होती है, तभी मयंक शराब पीकर आता है और मयंक की भी आंखें लाल हो जाती है नशे में। मयंक नंदनी के करीब जाता है और नंदनी का घूंघट हटाता है। अरे नंदिनी, तुमने भी पी ली? अरे तुम भी पीती हो क्या? ये तो मुझे पता ही नहीं था। चलो कोई बात नहीं, मुझे बता दिया होता अगर तुमने, तो दोनों फर्स्ट नाइट में एक साथ बैठकर पीते, क्या मजा आता यार। इन्हें क्या हुआ है, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? नंदिनी, तुम्हारी ये नशीली आंखों ने तो जो मेरा नशा था ना शराब का, उसे और बढ़ा दिया है। मजा आ गया, सच्ची में कह रहा हूँ, मजा आ गया। वैसे तुम कौन सा पीती हो शराब? चलो अच्छा है ये नशे में है, अब इनको पता भी नहीं चलेगा कि मुझे आई फ्लू हुआ है। भगवान ने मेरी सुहागरात बचा ली, वरना मयंक तो पक्का बोरिया बिस्तर लेकर बाहर ही सोते, नई बहू को सब लोग मिलकर पराया कर देते। मयंक नशे में था, इसलिए उसे पता नहीं चलता कि नंदनी को आई फ्लू हुआ है। अगले दिन जब दोनों उठते हैं तो नंदनी का आई फ्लू कम हो जाता है, लेकिन अब मयंक की आंखें पूरी लाल हो चुकी थी। नंदिनी, ये मेरी आंखों को क्या हो गया? अरे इतनी जलन और खुजली क्यों हो रही है? अरे क्या हो रहा है मुझे? ये भगवान, क्या हो गया मुझे? क्या मयंक जी, आपको तो आई फ्लू हो गया है, और देखो आपकी वजह से मुझे भी हल्का फुल्का आई फ्लू हो गया है। अब आप घर में ही चश्मा लगा कर रहोगे। लेकिन मुझे आई फ्लू हो कैसे सकता है? कल तक तो मैं ठीक था, मुझे कुछ दिक्कत नहीं थी, लेकिन अचानक से कैसे हो गया? अरे हमारी शादी में इतने लोग आए थे, लोगों से मिलना जुलना भी तो हुआ था, तो क्या पता वहीं से हो गया हो। अबे कैसे रिश्तेदार है मेरे, पैसे वैसे तो दिए नहीं गए, और दे के गई तो क्या दे के गई? बीमारी। अबे यार कीड़े पड़ेंगे इन लोगों को। अरे किसी नदी में जाके डूब के मरो बेशर्मो। बेचारा अच्छा खासा नई नई शादी हुई थी, क्या क्या सोचा था कि यहाँ जाऊंगा वहाँ जाऊंगा, अब काला चश्मा पहन के घर में बैठा रहूंगा। अबे यार। सुहागरात तो जैसे तैसे निकल जाती है, लेकिन अब नंदनी का आई फ्लू मयंक को हो गया था। प्रेम की शादी रीमा से हुई थी। वो बेसब्री से अपनी बीवी के पास जाने की राह तक रहा था। आज तक किसी से प्रेम करने का सौभाग्य प्रेम को नहीं मिला था, इसीलिए इस पल के लिए वो बहुत एक्साइटेड था। तभी उसका दोस्त गोपाल उसकी फिरकी लेते हुए कहता है, अरे क्या बात है प्रेम, तेरी तो मौज है आज। फाइनली आज रात और बीवी के साथ मौज कर दी भाई। अरे यार, मौज तो तब होगी ना जब दुल्हन की सहेलियां आकर मुझे सुहागरात के कमरे में धक्का दे देंगी। मैं खुद थोड़ी मुंह उठा के चला जाऊंगा। अरे कोई बात नहीं ब्रो, जब 25 साल तूने वेट कर लिया तो थोड़ा और कर ले। गोपाल की बात सुनकर प्रेम इंतजार करता है कि कोई उससे कहेगा कि अब कमरे में जाना है, और रात के लगभग 1 बजे उसे सुहागरात के लिए कमरे में जाने का अवसर मिल जाता है। वो बहुत एक्साइटेड होकर कमरे की तरफ बढ़ता है, जहाँ दुल्हन के जोड़े में सजी रीमा उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही प्रेम उसके करीब जाकर उसे अपनी बाहों में भरने लगता है, रीमा घबराती हुई कहती है, जी रुक जाइए, दरअसल वो बात ऐसी है कि शादी से पहले मैंने एक मन्नत मांगी थी
कि जब मेरी शादी हो जाएगी तो मैं 1 हफ्ते तक परहेज करूंगी। क्या आप इस परहेज में मेरा साथ देंगे? क्या मन्नत? अरे पर जी 1 हफ्ते की ही तो बात है, रुक जाइए ना, फिर तो मैं आपकी ही हूँ। ये सुनकर प्रेम अपने अरमानों की लाइट को बुझाकर मन मारकर सो जाता है और अगली सुबह जब वो जागता है तो देखता है कि गोपाल उसके घर के दरवाजे पर खड़ा है, जो उससे पूछता है। क्यों भाई, कैसी रही रात? अरे भाई मत पूछ, तेरी भाभी ने 1 हफ्ते की मन्नत मांगी है। गले लगाना तो दूर की बात हो गई, उसका तो हाथ तक थामना नसीब नहीं हुआ। अरे कोई बात नहीं भाई, 1 हफ्ते की तो बात है। मैं तो यहाँ तेरी सुहागरात का किस्सा सुनने आया था। अच्छा चलता हूँ मैं, 1 हफ्ते बाद मिलूंगा तुझसे। गोपाल ये कहकर चला जाता है और प्रेम बस रीमा को दूर से ताड़ कर ही काम चलाया करता है। प्रेम की हालत प्रेम के प्यासे पति की थी, जो रीमा के करीब जाने के लिए बहाने तलाशा करता था। दिन बीतते हैं और रीमा अपने ससुराल को अच्छे से संभालती है। वो सबके आगे प्रेम से प्यार से बात करती, लेकिन अकेले में खिंची खिंची रहती। ये बात प्रेम भी नोटिस करता है। एक सुबह जब नाश्ते की टेबल पर सब बैठे थे तो प्रेम की माँ ओमा कहती है, बेटा मैं ये सोच रही थी कि अब तुम दोनों हनीमून पर कहीं घूम आओ। देखो हमारे जमाने में तो ये सब होता नहीं था, लेकिन अब तो होता है, तो अच्छे से मौज लो, है ना बहू? वाह, रीमा की मन्नत को 1 हफ्ता पूरा हो गया है। हनीमून पर जाकर जी भर के प्यार करेगा ये प्यार का प्यासा पति। रीमा हाँ कर दो। माँ जी, आपके चरणों में ही मेरा स्वर्ग और सब धाम है, मुझे कहीं नहीं जाना। ये सब चोचले हैं और क्यों बेकार पैसे खर्च करना। रीमा के मुंह से ये शब्द सुनकर प्रेम के कलेजे पर सांप लेट जाते हैं, लेकिन वो अपनी माँ के आगे कुछ नहीं कहता। एक दिन जब प्रेम छत पर टहल रहा था कि तभी गोपाल उसे फिर कॉल करके पूछता है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे प्रेम चल बता अब, प्यार के प्यासे पति को प्यार मिला कि नहीं मिला अब तक? तू मेरा दोस्त है या दुश्मन? मेरा कलेजा सुलगाने के लिए रोज यही सवाल करता है। कुछ नहीं हुआ भाई मेरे, कुछ नहीं हुआ। जब मेरी स्वागत होगी ना तो मैं सबसे पहले तुझे बताऊंगा और मिठाई भी खिलाऊंगा। अब रख फोन। ये बोलकर प्रेम कॉल कट कर देता है, जिसके बाद अचानक मौसम बदलता है और तेज बारिश आने लगती है कि तभी रीमा भी छत पर आती है और बारिश की वजह से रीमा भीग जाती है। वो लाल साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी कि तभी प्रेम की नजर उस पर पड़ती है और वो हीरो के स्टाइल में उसके पास आता है और उसकी कमर को पकड़कर उससे अपनी तरफ खींच कर कहता है, रीमा तुम्हारा हफ्ता पूरा हो गया है और मन्नत भी। अब तो भगवान ने भी इशारा कर दिया है कि हम दोनों को एक दूसरे का हो जाना चाहिए। तुम इस बारे में क्या कहना चाहती हो? जी प्रेम जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारी नई नई शादी हुई है और हमको एक दूसरे को जानने समझने का थोड़ा टाइम देना चाहिए। इससे हमारा रिश्ता अच्छा बना रहेगा। ये बोलकर रीमा अपनी कमर से प्रेम का हाथ हटाकर नीचे आ जाती है और प्रेम बारिश में भीगकर जलता रहता है। दिन बीतते हैं और प्रेम को भी ये समझ आने लगा था कि उसके प्यार की प्यास शायद इस जन्म में शांत नहीं होने वाली। जहाँ एक तरफ उसकी बीवी कभी मन्नत तो कभी व्रत तो कभी दोस्ती का बहाना लगाती, वहीं उसका खुद का दोस्त गोपाल आए दिन उससे मजे लिया करता। कुछ दिन बाद फाइनली प्रेम रीमा अपने हनीमून के लिए शिमला की टिकट बुक करते हैं और रीमा और प्रेम एयरप्लेन में बैठे ही होते हैं कि प्रेम अपने मन में कहता है, अब तो मुझे और रीमा को करीब आने से कोई नहीं रोक सकता। हनीमून पे तो पति पत्नी प्यार करने जाते हैं और जब हम दोनों वापस आएंगे तो देखना हमारे बीच कितना सारा प्यार होगा। ये सोचकर प्रेम रीमा के कंधे पर सर रखकर सोने ही जा रहा था कि फ्लाइट के बगल की सीट पर बैठा गोपाल कहता है, अरे भाई भाभी को क्यों परेशान कर रहा है, मेरे कंधे पे सर रख ले। गोपाल को देखकर प्रेम चौंक जाता है और हैरानी से कहता है, अबे तू यहाँ, तू इस प्लेन में क्या कर रहा है? अरे भाई कुछ काम था इसलिए जा रहा हूँ ऑफिस के काम से। और तू बता, हनीमून पे जा रहे हो ना दोनों? हाँ भाई बाकी देखते हैं। अच्छा है चल अब 2 घंटे सो जाते हैं, फिर पहुँच ही जाएंगे। ये बोलकर प्रेम सो जाता है और कुछ घंटों के सफर के बाद वो लोग अपनी मंजिल पर आते हैं, जहाँ गोपाल भी प्रेम और रीमा वाला ही होटल लेता है और तो और बगल वाला कमरा लेता है। और जैसे ही प्रेम अपने कमरे में जाता है तो देखता है कि रीमा घोड़े बेचकर सो रही है, जिसके बाद वो उसे देखकर मन में कहता है, कोई बात नहीं, सोती रहो, लेकिन अब तो हम 1 हफ्ता साथ में हैं। आखिर कब तक तुम मुझको खुद से दूर रखोगी?
ये बोलकर प्रेम उसके बगल में आकर सो जाता है और कुछ घंटों बाद जब उसकी नींद खुलती है तो वो पाता है कि रीमा उसके बगल में नहीं है। कमरे का दरवाजा खुला है और ये देखकर वो बाहर जाता है और अपने दोस्त के कमरे में जाकर देखता है कि रीमा गोपाल के गले लगकर खड़ी है और रोते हुए बोल रही है। आखिर गोपाल ये सब कब तक चलेगा? मैं प्रेम जी को और धोखा नहीं दे सकती हूँ। वो बहुत भले इंसान है। मैं भी जानता हूँ वो बहुत अच्छा है, इसलिए जब तुम्हारे घर वालों ने मेरी शादी तुमसे करवाने से मना कर दिया ना, और कुछ वक्त बाद मुझे पता चला कि तुम्हारे लिए प्रेम का रिश्ता आया है, तो मैंने तुमसे बोला कि हाँ कर दो। गोपाल ये बोलकर देखता है कि प्रेम सामने खड़ा है, जिसे देखकर वो कहता है, भाई हमें माफ कर दे, हमारा इरादा तुझे धोखा देने का नहीं था। हम दोनों तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इसके घर वाले शादी के लिए नहीं माने, और जब तेरा रिश्ता आया तो मैंने इसको बोला कि तुमसे शादी कर ले, ताकि उसके बाद तुमसे तलाक लेकर ये मुझसे शादी कर सके। साले, मुझे इस बात का इतना बुरा नहीं लगा कि तुम दोनों ने मेरे साथ ऐसा किया। मैं तुम दोनों की मजबूरी समझता हूँ, तेरा दोस्त हूँ मैं तो ये सोच सोच के खिलस रहा हूँ ना कि तू जानता था कि रीमा कभी मेरे पास नहीं आएगी, फिर भी तू रोज रोज पूछकर मुझे किलसाता था। भाई अब पॉजिटिव बना तो बनता है ना, मैं प्यार करता था इससे। यानी कि ये प्यार का प्यासा पति प्यासा ही रह गया। तुम फिक्र मत करो प्रेम, तुम्हारी जिंदगी में मुझसे भी कोई और अच्छी लड़की आएगी जो तुम्हें बहुत सारा प्यार देगी। अरे तू तो बस ही कर मेरी माँ, मेरी वाट लगा कर अब दिलासा दे रही है। कभी मन्नत, कभी व्रत, कभी दोस्ती। प्रेम ये बोलता है और उन दोनों को समझकर रीमा को तलाक देकर उसकी शादी अपने दोस्त गोपाल से करवा देता है, जिसके कुछ सालों बाद उसकी जिंदगी में सलोनी नाम की सुंदर सी लड़की आती है और उससे उसकी शादी होती है। और रात के समय जब वो अपने कमरे में जाता है तो दुल्हन के जोड़े में बैठकर सलोनी शर्मा रही थी। वो उसके पास जाकर बैठता है कि सलोनी कहती है, जी मुझे लगता है हमें आगे बढ़ने से पहले एक दूसरे को थोड़ा जान लेना चाहिए। नहीं, मैं तुमको जानता हूँ, तुम्हारा नाम सलोनी है, मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ, तुम मेरी बीवी हो और मेरा नाम प्रेम है, और ये जानना ही बहुत है। ये बोलकर प्रेम एक प्यारी से किस सलोनी को करता है और प्यार के प्यासे पति को फाइनली प्यार मिलता है। सुमन अपनी पांचों बेटियों आशा, किरण, मनीषा, सोना और मिष्टी को उठाने उनके कमरे में जा रही थी। ये पांचों की पांचों अफलातून कभी भी समय से उठेंगी ही नहीं। रोज रोज महारानियों को उठाने जाना होता है। आज तो इनको इतना सोचूंगी कि सोएंगी नहीं रात को। सुमन जैसे ही अपनी पांचों बेटियों के कमरे में जाती है तो देखती है कि उसकी बेटियां अपने बिस्तर पर खून से लथपथ पड़ी है। ये देखकर सुमन चिल्लाती हुई कहती है, हाय ये क्या हुआ? मेरी बच्चियाँ, अजी सुनते हो, जल्दी आओ। मेरी बेटियाँ आशा, किरण, मनीषा, सोना, मिष्टी, बेटा उठो ना। मेरी बेटियों को क्या हुआ? हे भगवान, अजी कहाँ हो? जल्दी आओ ना, देखो ना हमारी बेटियों को क्या हुआ। सुमन के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसका पति नारंग अपनी बेटियों के कमरे में आता है और वहाँ का नजारा देखकर कहता है, ये क्या हो गया? हाय मेरी बच्चियाँ, मैं अभी एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ। जल्दी करिए ना, मेरा दिल बैठा जा रहा है। ये क्या हुआ है इनको अचानक? हे भगवान मुझे उठा ले, लेकिन मेरी बच्चियों को कुछ मत करियो। सुमन के मुंह से ये सब सुनकर उसकी बड़ी बेटी आशा उठते हुए कहती है, बस बहुत हुआ, उठो अब तुम सब यहाँ से। माँ कुछ नहीं हुआ हमें, ये सब बस मजाक था। आशा के उठते ही बाकी की चारों बहनें भी उठ जाती हैं और हंसते हुए बोलती हैं, माँ कैसा लगा हमारा मजाक? डर गए ना? अपनी बेटियों का ऐसा बेहुदा मजाक देखकर सुमन पांचों को एक जोरदार थप्पड़ जड़ते हुए कहती है, तुम पांचों की अफलातून गिरी की भी कोई हद होती है। अरे शर्म करो, हम तुम्हारे माँ बाप हैं। ये सोचा है ऐसा मजाक करने से हमारे दिल पर क्या बीती होगी? हाँ बच्चों, ये गलत है। तुम पांचों को ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी माँ की हालत देखो क्या हो गई है। माँ हमें माफ कर दो, ये छोटी मिष्टी का आइडिया था। माफ कर दो, हमें लगा आज हम जल्दी उठ गए तो आप खुश होंगी। वो तो बस थोड़ी सी मस्ती के चक्कर में हमने ये कर दिया। माफ कर दो माँ। तुम पांचों बात मत करना मेरे से। तुम्हारी ये अफलातून गिरी हरकतों से अब मैं तंग आ चुकी हूँ। और ये जो बिस्तर का हाल किया है ना, अपने इस मगरमच्छ के आंसू जैसे झूठे खून से जो ये बेड गंदा किया है ना, इन सभी चीजों को तुम पांचों की पांचों धोने बैठ जाओ। माँ सुनो ना, माफ कर दो। सुमन इतना बोलकर चली जाती है
अब कुछ दिन बीतते हैं, लेकिन पांचों बहनों की ये अफलातून हरकतें खत्म नहीं होती। अपनी माँ से उस दिन इतनी डांट और मार खाकर भी उन्हें चैन नहीं पड़ता। एक दिन पांचों जब कॉलेज से घर आती है तो उनको अपने मोहल्ले में अपनी पड़ोसन सुजाता आंटी घर जाती दिखती है, जिसको देखकर मिष्टी बोलती है, बहनों देखो, वो सुजाता आंटी जा रही है। मुझे वो ऐसे शांत शांत अच्छी नहीं लग रही है, तो करे कुछ अफलातूनी। नेकी और पूछ पूछ। पांचों फिर से बड़ी शरारत करने की तैयारी करती हैं, जिसके लिए किरण के अलावा बाकी की चारों बहनें अपने मुंह से नकली खून निकालकर जमीन पर गिर जाती है। जिसके बाद किरण सुजाता को आवाज लगाते हुए कहती है, सुजाता आंटी, यहाँ आओ। सुजाता जल्दी से वहाँ आती है और किरण की चारों बहनों को जमीन पर गिरा देखकर कहती है, अरे अरे किरण, ये क्या हुआ इन चारों को? खून कैसे निकल रहा है इनके मुंह से? आंटी, मेरी बहनों ने जहर खा लिया और अब मैं भी खाने जा रही हूँ। आप हमारी माँ को सॉरी बोल देना हमारी तरफ से इसके लिए। इतना बोलकर किरण भी एक जहर की शीशी खोलती है और उसको पी लेती है, जिसके बाद उसके मुंह से भी खून निकलने लगता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। ये सब देखकर सुजाता बहुत घबरा जाती है और घबराते हुए भागकर सुमन के घर जाती है और उसका दरवाजा जोर जोर से पीटते हुए कहती है, सुमन बहन कहाँ हो? अरे जल्दी बाहर आओ बहन, जल्दी आओ ना, देखो जरा अपनी बेटियों को। सुमन बहन। जोर जोर से अपने घर का दरवाजा पीटता हुआ देखकर सुमन गुस्से में दरवाजा खोलती है और दरवाजे को खोलते ही बोलती है, क्यों आफत मचा रखी है तुम पांचों ने? अरे सुजाता बहन तुम, मुझे लगा मेरी पांचों बेटियां हैं, वैसे आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? सुमन बहन, तुम्हारी बेटियां वहाँ, वो जहर, वो खून। एक मिनट, क्या हो गया सुजाता बहन? आराम से बैठो, फिर बताओ क्या हुआ है। सुजाता आराम से बैठने की जगह सुमन का हाथ पकड़कर उसको उस जगह ले जाती है जहाँ सुमन की पांचों बेटियां बेहोश हुई थी। लेकिन अब जैसे ही सुमन को लेकर वो उस जगह आती है तो वहाँ कोई नहीं था। ये देखकर सुजाता बोलती है, सुमन बहन, तुम्हारी पांचों बेटियों ने जहर खा लिया था यहीं, अभी कुछ ही पल पहले। वो पांचों यहीं बेहोश पड़ी थी और उनके मुंह से खून निकल रहा था। नहीं सुजाता बहन, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, ऐसा कुछ नहीं है। देखो यहाँ कोई नहीं है, अगर पांचों यहाँ होती तो कोई एम्बुलेंस तो आती ना अब तक, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप धूप में घर आ रही होंगी तो धोखा हो गया होगा। आप चलिए घर, मैं आपको आपके घर छोड़ देती हूँ। सुमन सुजाता को घर लेकर जाने लगती है, लेकिन जाते जाते उसकी नजर रोड पर लाल रंग की कुछ बूंदों पर पड़ती है, जिसको देखकर सुमन मन में कहती है, ये पांचों सुधरेंगी नहीं, आज तो इनकी खाल मसाला मांग रही है। आए जरा ये पांचों अफलातून बहनें घर, बताती हूँ इनको। सुमन सुजाता को घर छोड़कर अपने घर आती है, जहाँ कुछ देर में जब उसकी पांचों बेटियां चुपके से घर आ रही थी तो अचानक से सुमन अपने हाथों में डंडा लिए उनके आगे आकर कहती है, रुको तुम पांचों, पहले थोड़ा थोड़ा जहर खा लो। माँ, हमें माफ कर दो। पांचों इतना बोलकर फट से अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। लेकिन अब समय गुजरता है और इसी के साथ पांचों की अफलातून हरकतें बढ़ती है। ये देखकर सुमन बहुत परेशान हो जाती है और एक दिन अपने पति से कहती है, अजी सुनते हो, ये पांचों की पांचों बहनें इतनी अफलातून हैं कि अब इनको संभालना मुश्किल हो रहा है। मैं कहती हूँ एक आदि के लिए रिश्ता देखना शुरू करो। अगर पांचों के लिए मिलते हैं लड़के तो पांचों के लिए ढूंढो। पांचों अलग अलग होंगी तब जाकर इनकी अफलातूनगिरी कम होगी। ठीक है भाग्यवान, मैं देखता हूँ लड़के। वैसे भी अब उम्र हो गई है उनकी शादी लायक। नारंग पांचों बहनों के लिए रिश्ता ढूंढना शुरू करता है और किस्मत से पांचों बहनों के लिए एक ही घर के 5 लड़कों का रिश्ता मिलता है। ये खबर सुनकर सुमन कहती है, अजी आप पागल हो, पांचों को एक ही घर में भेजकर इनकी सास की अर्थी उठवानी है क्या? अरे अब अच्छा घर था तो मना कर देता क्या? और शादी के बाद जिम्मेदारियां आएंगी पांचों के सर के ऊपर तो उल्टी सीधी हरकतें भी बंद हो जाएंगी। शरारत करने के लिए समय ही नहीं मिलेगा। अब बातें कम करो, कल ही आएंगे लड़के इन पांचों को देखने के लिए। ये सारी बातें पांचों छुप कर सुन रही थी, जिसके बाद पांचों कमरे में जाकर बोलती हैं, आने दो लड़के वालों को, दिखा देंगे हम पांचों किस खेत की मूली हैं। किस खेत की है? एक मिनट, हम पांचों मूली है? चुप करो। कब हुआ? अगले दिन लड़के वालों के आने से पहले पांचों बहनें तैयार हो जाती हैं, वो भी एक जैसी साड़ी पहनकर। ये देखकर सुमन बोलती है, तुम पांचों ने एक जैसी साड़ी क्यों पहनी है? माँ आप आम खाओ, आम खाओ। गुठलियाँ गुठलियाँ मत मत गिनो। गिनो। मतलब क्या है तुम्हारा? माँ,
मतलब लड़कों को हमें देखना है, हमारे कपड़ों को नहीं। अब वो एक जैसे हो या अलग अलग, क्या फर्क पड़ता है? जरूर कुछ तो अफलातूनी करने वाली है ये पांचों। मुझे क्या, संभाले इनका बाप खुद ही। थोड़ी देर में लड़के वाले आ जाते हैं। पांचों लड़कों के साथ उनकी माँ कल्याणी देवी भी आती है, जो सुमन और नारंग से कहती है, भाई साहब, अब तो सब्र नहीं हो रहा। आप अपनी पांचों बेटियों को बुलाओ ताकि मेरे बेटे देख सके। वैसे एक बात कहूँ, ये पांचों भाई थोड़े खुराफाती हैं, तो आपकी बेटियाँ संभाल लेंगी ना इन्हें? हमारी वाली इनकी भी माएँ निकलेंगी। कुछ बोली आप? नहीं जी, मैंने कहा अभी बुलाती हूँ उन पांचों को। सुमन पांचों को बाहर बुलाती है, जिसके बाद पांचों की पांचों बाहर घूंघट में आती हैं और उन सब के सामने आकर घूंघट हटाती हैं, जिसमें से उनके अजीबो गरीब चेहरे दिखते हैं। पांचों ने उटपटांग सा मुंह बनाया हुआ था। ये देखकर पांचों लड़के जोर जोर से हंसते हुए खुद भी मुंह बनाने लगते हैं और ये सब देखकर आशा कहती है, अरे ये तो हमारे जैसे ही हैं, खुराफाती। माँ, हमें रिश्ता मंजूर है। हम पांचों बहनें एक ही घर में बहू बनकर जाएंगी। उन पांचों की बात सुनकर लड़के भी हाँ कर देते हैं और ये देखकर कल्याणी बोलती है, हे भगवान, मैं तो अपने अफलातून बेटों के लिए समझदार लड़कियां ढूंढने आई थी, लेकिन ये तो इन्हीं की परछाई निकली। बहन जी, अब देखिए, भगवान मालिक है आपका तो, क्योंकि मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। पांचों एक दूसरे को देखकर पसंद कर लेते हैं और कुछ ही समय बाद पांचों की शादी हो जाती है। लेकिन पांच अफलातून बहनों का खुराफाती दिमाग अब ससुराल में किस प्रकार एक साथ चलेगा, ये तो भगवान जाने। बाकी आप सभी बताइए, आपको कहानी कैसी लगी? हम आपके कमेंट का इंतजार करेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।